हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं रवि रंजन अपने संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में जो सवाल पूछे गए हैं, प्रीवियस सवाल, उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। जल्द ही हम लोग बीपीएससी 17वीं के लिए, बीपीएससी टीचर के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन जो है राज राजेश इंस्टीट्यूट गोपाल मार्केट में शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग आज जो है 67वीं बीपीएससी में पूछे गए राज्य व्यवस्था के सवालों का डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आइए आज देखते हैं 67वीं बीपीएससी में पूछे गए सवालों को। तो देखेंगे आज का पहला सवाल है, यदि भारत में एक राष्ट्र एक चुनाव को साकार करना है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करने की आवश्यकता है। देखेंगे अभी यह विषय जो है 67वीं बीपीएससी में यह सवाल पूछे जा चुके हैं और हाल ही में भी यह चर्चा में है। वन नेशन वन इलेक्शन की बातें चल रही है और सरकार जो है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी भी गठन कर चुकी है और कमेटी जो है अपना रिपोर्ट भी दे चुकी है। तो आइए सवाल में पूछ रहा है वन नेशन वन इलेक्शन के लिए, अर्थात एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए अगर भारत में इसे लागू करना है तो इसके लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद में संशोधन करना होगा। तो देखेंगे अनुच्छेद है अनुच्छेद 172, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 246, अनुच्छेद 83, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आप लोग भी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए अगर संविधान में संशोधन करना होगा तो इसके लिए किस अनुच्छेद में संशोधन करना होगा। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी एक से अधिक। तो देखेंगे इसमें कौन कौन सा अनुच्छेद होगा। देखेंगे अनुच्छेद 172, इसमें राज्य के विधानसभा के कार्यकाल का वर्णन है। राज्य के विधानसभा के कार्यकाल का वर्णन है। 356 देखेंगे राष्ट्रपति शासन का वर्णन है। प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन का वर्णन अनुच्छेद 356 में है। 246 में संघ, केंद्र और राज्य के द्वारा बनाए गए कानूनों के विषय में केंद्र एवं राज्य के द्वारा बनाए गए कानून के विषय में इसका वर्णन है। और अनुच्छेद 83 में देखेंगे अनुच्छेद 83 के खंड 1 में राज्यसभा और अनुच्छेद 83 के खंड 2 में लोकसभा के कार्यकाल का वर्णन है। तो इस प्रकार से इन सारे अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा अगर देश में एक राष्ट्र एक चुनाव को अगर लागू करना है तो इन सारे अनुच्छेदों में संशोधन करना होगा। आइए आज के दूसरे नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे दूसरा नंबर सवाल पूछ रहा है किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है। देखेंगे यह जो सवाल है 67वीं बीपीएससी में पूछे गए हैं। निम्न में से किस राज्य में पंचायत व्यवस्था लागू नहीं है। ऑप्शन है मिजोरम, मेघालय, केरल, नागालैंड। आप लोग भी बताएंगे इसमें कौन सा होगा। तो देखेंगे इसका भी आंसर हो जाएगा ई। तो देखेंगे मिजोरम, मेघालय और नागालैंड। देखेंगे मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। उसके अलावा सभी राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था लागू है। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। देखेंगे भारत में 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दिया गया और इसके लिए जो है संविधान के भाग 9 और आर्टिकल 243 में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता दिया गया और भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। और साथ ही साथ जो है इसके लिए जो है 11वीं अनुसूची
इसके लिए 11वीं अनुसूची जोड़ा गया संविधान में और पंचायतों को कानून बनाने के लिए 29 विषय सौंपे गए। आइए आज के तीसरे नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे तीसरा नंबर सवाल है, लोकसभा के लिए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में प्रत्येक राज्य का विभाजन परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। परिसीमन किस वर्ष तक फ्रीज कर दिया गया? देखेंगे परिसीमन ऐसे कहा गया है कि प्रत्येक 10 वर्षीय जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन होगा और उसके द्वारा जो है लोकसभा और राज्य के विधानसभा के जो निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाएगा। तो देखेंगे 84वें संविधान संशोधन के द्वारा 2001 में यह प्रावधान किया गया कि 2026 तक लोकसभा के सदस्य संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात 2026 तक आपको परिसीमन आयोग को फ्रीज कर दिया गया। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। देखेंगे आज का चौथा नंबर सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय एक है मानवाधिकारों के रक्षक, संविधान के अंतिम व्याख्या, घरेलू कोर्ट, संघीय न्यायालय। तो देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। सर्वोच्च न्यायालय एक है, क्या है? मानवाधिकारों के रक्षक, संविधान के अंतिम व्याख्याकार, घरेलू कोर्ट, संघीय न्यायालय। तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय को देश के अंतिम अपीलीय न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक, भारतीय संविधान का रक्षक कहा जाता है और सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता भी है। तो आपका मानवाधिकारों का रक्षक, व्याख्याकार और संघीय न्यायालय भी हो जाएगा। देखेंगे भारत में 1935 के अधिनियम के द्वारा ही फेडरल कोर्ट का गठन किया गया था। देखेंगे मानवाधिकार, मानवाधिकार के तहत मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर नागरिकों को अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट अपील करने का अधिकार है और सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए रिट जारी करता है। तो देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय मानवाधिकारों का रक्षक है, संविधान का अंतिम व्याख्या करता है और इसे फेडरल कोर्ट, संघीय न्यायालय भी कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका ई। आइए आज के 5वें नंबर सवाल को देखते हैं। देखेंगे पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार हर 5 साल में एक का गठन करती है। हर एक 5 साल पर एक का गठन करती है। ऑप्शन है वित्त समिति का, सलाहकार आयोग का, सलाहकार समिति का, वित्त आयोग का, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे जो प्रत्येक 5 वर्ष पर पंचायतों के वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए किसका गठन किया जाता है, आप लोग भी बताएंगे और देखेंगे आप लोग भी जुड़े रहेंगे। और जल्द हम लोग 17वीं बीपीएससी के लिए गोपाल मार्केट पटना हम लोग ऑफलाइन और ऑनलाइन बीपीएससी के लिए बैच देने जा रहे हैं और साथ ही साथ बीपीएससी टीचर के भी बैच दे रहे हैं। देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा वित्त आयोग। देखेंगे राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं, जिसका वर्णन अनुच्छेद 243 के आई में राज्य वित्त आयोग का वर्णन है। राज्य वित्त आयोग देखेंगे जैसे केंद्र में राष्ट्रपति अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है, जो पंचायतों के वित्तीय स्थिति का आकलन करके रिपोर्ट देता है और उसी के आधार पर पंचायत को सरकार के द्वारा अनुदान दिए जाते हैं। देखेंगे पंचायत को 29 विषय सौंपे गए हैं, जिसका वर्णन अनुच्छेद 243 के जी में 29 विषय सौंपे गए हैं। पंचायत
राज्य सूची का विषय है। इसे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक मान्यता दिया गया। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। आज का 66 नंबर सवाल है, 2022 के लिए भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य होते हैं? उपराष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल अर्थात इलेक्टोरल कॉलेज में कितने लोग थे, कितने मेंबर थे? तो देखेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, उपराष्ट्रपति के चुनाव में सबसे पहले कौन भाग लेता है? तो देखेंगे संसद, तो देखेंगे संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। देखेंगे राज्यसभा में 2 तरह के सदस्य होते हैं, एक होते हैं निर्वाचित, एक होते हैं निर्वाचित और एक होते हैं मनोनीत। मनोनीत देखेंगे राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं और 233 निर्वाचित होते हैं। अर्थात वर्तमान में राज्यसभा में 245 मेंबर हैं और लोकसभा में 543 मेंबर हैं। देखेंगे वर्तमान में लोकसभा में मनोनीत सदस्य नहीं होते हैं, 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन इसे समाप्त कर दिया गया। 126वें संविधान संशोधन के द्वारा 2020 में उसे समाप्त कर दिया गया। देखेंगे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 66 में वर्णन है, जिसमें कहा गया है कि लोकसभा, राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भाग लेंगे। अर्थात 543 और 245 सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। 3, 5, 8, 4, 4, 8 और 7। देख लेंगे ऑप्शन ए होगा, 788 सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिए 2022 में। आइए आज के 7वें नंबर सवाल को देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति कितनी बार पुनर्निर्वाचन का पात्र होता है? देखेंगे सवाल पूछा गया है 67वें में, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनर्निर्वाचन का पात्र हो सकता है? अर्थात भारत में राष्ट्रपति, कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? 2 बार, 3 बार, कितनी बार भी? 1 बार, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से 1 से अधिक। तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा कितनी बार भी। देखेंगे आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की बात किया गया है और इसमें कहा गया है कि भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बनेगा, इस मामले में भारत का संविधान मौन है। अर्थात भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, आंसर हो जाएगा सी। लेकिन संयोगवश अभी तक भारत में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति, अर्थात भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति बने। उसके बाद कोई भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति नहीं बना। अर्थात भारत के संविधान का अनुच्छेद 57 स्पष्ट रूप से राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में करता है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है। देखेंगे भारत में राष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है और यूएसए में निर्धारित है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। आइए आज के 8वें नंबर सवाल को देखते हैं। 1946 ईस्वी की अंतरिम सरकार की कैबिनेट में श्रम विभाग का पोर्टफोलियो किसे आवंटित किया गया था? पोर्टफोलियो विभाग किसे आवंटित किया गया था? ऑप्शन है श्रम विभाग का, ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, सैयद अली जहीर, जगजीवन राम, उपरोक्त में से कोई नहीं, 1 से अधिक। देखेंगे अंतरिम सरकार, देखेंगे 1946 में कैबिनेट मिशन आने के बाद यह तय किया गया कि जब तक भारत में संविधान का निर्माण नहीं हो जाता, जब तक भारत में निर्वाचित सरकार नहीं हो जाता, तब तक देश चलाने के लिए इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, जिसमें 14 सदस्य होंगे, जिसमें कांग्रेस के 6 सदस्य होंगे,
मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के 5 सदस्य होंगे, सिख 1 सदस्य होंगे, ईसाई 1 सदस्य होंगे और पारसी 1 सदस्य होंगे। देखेंगे 1946 में जब कैबिनेट मिशन आया तो तय किया गया कि भारत में जो अंतरिम सरकार होगा जिसमें 14 मेंबर होंगे, कांग्रेस के 6, मुस्लिम लीग के 5, सिख के 1, ईसाई 1, पारसी 1 और 1 होंगे उस समय के गवर्नर जनरल। इस तरह से गवर्नर जनरल प्लस कैबिनेट जो अंतरिम सरकार के मेंबर होंगे वो टोटल हो जाएंगे 15। तो देखेंगे 2 सितंबर याद रखेंगे, सवाल पूछे गए हैं डेट के साथ। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। देखेंगे अनुग्रह नारायण सिंह नहीं थे, सैयद अली जहीर नहीं थे, जगजीवन राम जो अपने बिहार के रहने वाले थे, इन्हें श्रम विभाग सौंपे गए थे, अर्थात श्रम विभाग का पोर्टफोलियो जगजीवन राम को सौंपे गए थे। देखेंगे एक सवाल पूछता है, जो मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में कब शामिल हुआ? तो देखेंगे 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया था। मुस्लिम लीग 16 अगस्त 1946 को जो है भारत में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। देखेंगे 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग ने जो है अंतरिम सरकार में शामिल हुआ। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग ने 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुआ। ध्यान में रखेंगे, याद रखेंगे, 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग ने शामिल हुआ। आइए आज के 9 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक संसदीय समिति है जो कार्यपालिका को नियम और विनियम बनाने की शक्तियों के प्रायोजन से संबंधित है? कार्यकारी विधान पर समिति, अधीनस्थ विधान पर समिति, प्रशासनिक विधान पर समिति, प्रायोजित विधान पर समिति, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आप लोग भी इसका जवाब देंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक संसदीय समिति है जो कार्यपालिका को नियम और विनियमन बनाने से संबंधित शक्तियों के प्रायोजन से संबंधित है? तो देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा अधीनस्थ विधान पर समिति। देखेंगे संसद के प्रत्येक सदन में इसका जो गठन किया जाता है, इसमें अधीनस्थ विधान समिति में 15 सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदन में, संसद के प्रत्येक सदन में इसमें 15 सदस्य होते हैं जो कार्यपालिका को विधान बनाने के शक्तियों से संबंधित जो है उन्हें प्रायोजन के लिए संबंधित है। आइए आज के 10वें नंबर सवाल को देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 संबंधित है वाद और कार्यवाही, सरकारी ठेके, महान्यायवादी, व्यापार और वाणिज्य पर प्रतिबंध, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आप लोग भी इसका जल्दी से जवाब देंगे, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग भी जवाब दे देंगे, इसका आंसर क्या होगा? देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा वाद और कार्यवाही। देखेंगे वाद और कार्यवाही, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के वाद और विवाद पर मुकदमे के लिए कार्यवाही का वर्णन अनुच्छेद 300 में है। आइए आज के 11 नंबर सवाल को देखते हैं। भारत में न्यायिक प्रक्रिया आधारित है। संविधान पर, नियमित कानून की नियत प्रक्रिया पर, परंपरागत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी आंसर देंगे। देखेंगे
67वीं बीपीएससी में न्यायपालिका से संबंधित आपको सवाल ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा ई। देखेंगे भारत में जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो भारत में न्यायपालिका है, उसको संविधान का रक्षा, संविधान की जो विधि है, संविधान में जो जो प्रावधान किए गए हैं उसका संरक्षण करने, उसका व्याख्या करने और संविधान में प्रदत्त अधिकारों को नागरिकों के लिए लागू करवाने का शक्ति। संविधान में जो भी प्रावधान किए गए हैं नियमित प्रक्रिया के आधार पर कानून लागू किए जाएंगे, उसका भी सर्वोच्च न्यायालय ध्यान रखता है। उसके बाद कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भी इसे व्यवस्थित करने का अधिकार देता है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा ई, यानी एक से अधिक। आइए आज के 12 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित किया गया? किस राज्य में लोकायुक्त स्थापित किया गया? लोकायुक्त क्या होता है? तो देखेंगे एक होता है लोकपाल और एक होता है लोकायुक्त। देखेंगे केंद्र स्तर पर भ्रष्टाचार को जांच करने के लिए और राज्य स्तर पर भ्रष्टाचार को जांच करने के लिए लोकपाल एवं लोकायुक्त। तो देखेंगे भारत के संविधान में इसे लागू करने के लिए, इसे ऐड करने के लिए 60 के दशक में मांग हुए। सबसे पहले 1960-61 में जो है, जो लोकसभा सांसद जो है एल एम सिंघवी के द्वारा इसे ओम्बुड्समैन को लोकपाल एवं लोकायुक्त नाम दिया गया था। देखेंगे सबसे पहले स्वीडन में ओम्बुड्समैन, भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगाने के लिए ओम्बुड्समैन की बात की गई थी। भारत में 60 के दशक में जो संसद सदस्य एल एम सिंघवी अर्थात लक्ष्मीमल सिंघवी के द्वारा लोकपाल एवं लोकायुक्त को लागू करने के लिए जो है मांग किए गए थे। और भारत में सबसे पहले 1968 में संसद में लोकपाल एवं लोकायुक्त को शामिल करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक आया था, जो पारित नहीं हो सका था। लेकिन भारत में सबसे पहले, अगर यहाँ पर लोकायुक्त की बात कर रहा है यानी राज्य स्तर पर, राज्य जो था सबसे पहले लोकायुक्त जो है विधेयक पारित करने वाला राज्य था उड़ीसा। लेकिन लोकायुक्त स्थापित करने वाला राज्य पूछ रहा है, तो देश का पहला राज्य था 1971 में महाराष्ट्र। देखेंगे पूछेगा अगर देश का पहला राज्य जो लोकायुक्त कानून को पारित किया तो 1970 में उड़ीसा, और भारत में लोकायुक्त को स्थापित करने वाला पूछेगा तो सबसे पहले महाराष्ट्र था 1971 में। देखेंगे भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त जो है अधिनियम संसद से पारित हुआ था 2013 में। देखेंगे इसके लिए व्यापक पैमाने पर भारत में आंदोलन भी किए गए थे भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए। आइए आज के अगले सवाल को देखते हैं। 1990 के दशक के अंत में एस आनंद निम्नलिखित में से किस पद पर थे? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य सतर्कता आयुक्त और महान्यायवादी। तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी आंसर देंगे, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से जल्दी आप लोग भी इसका आंसर दे देंगे। देखेंगे एस आनंद जो थे भारत के मुख्य न्यायाधीश थे। आइए अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की 11वीं अनुसूची का हिस्सा नहीं है? पुस्तकालय, ईंधन और चारा, ग्रामीण खेल, तकनीकी और प्रशिक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आप लोग भी जल्दी से जल्दी आंसर देंगे। 11वीं अनुसूची, देखेंगे 11वीं अनुसूची में जो है पंचायतों को कानून बनाने के लिए 29 विषय सौंपे गए हैं, जिसमें पुस्तकालय है, चारा और ईंधन और चारा है। पूछ रहा है नहीं है तो ग्रामीण खेल का उसमें वर्णन नहीं किया गया है और तकनीकी प्रशिक्षण का वर्णन किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, ग्रामीण खेल का उसमें वर्णन नहीं है। आइए आज के अंतिम सवाल को देखते हैं। कितने संख्या अनुदान की मांगे संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसरण में वार्षिक बजट के एक भाग के रूप में संसद के समक्ष रखी जाती है? 98, 96, 104, 109
उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो देखेंगे 100 कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। देखेंगे बजट प्रस्तुत होने के बाद, बजट जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, उसके बाद जो है संसद के दोनों, संसद में खास करके लोकसभा में अनुदान मांगे प्रस्तुत की जाती है, जो प्रत्येक विभाग के लिए अनुदान मांगे रखी जाती है। उसके बाद संसद के संचित निधि से उन्हें विभागों को खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है, जिसमें जो है कितने मांगे, तो इसका वर्णन नहीं है कितने मांगे, प्रत्येक विभाग के लिए अलग अलग जो है मांग रखी जाती है। तो देखेंगे आज के सेशन में हम लोग 67वीं बीपीएससी में पूछे गए सवालों का डिस्कशन किया। फिर अगले क्लास में जो है अगले बीपीएससी में पूछे गए सवालों का डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।